ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पाठ 2 का जो अनुवाद किया था, पाठ को पढ़ा था, थोड़ा सा ग्रामर का किया था। आज उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे मैं आपको वो कराऊंगी, ठीक है। वैसे तो सारे कराऊंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बताती जाऊंगी, साथ साथ आप वो करते जाओगे। प्रश्न नंबर 1, शुद्धम अथवा अशुद्धम। काकः चटका च मित्रे न्यस्त है। कौवा और चिड़िया जो है वो दोनों मित्र नहीं थे, तो ये बात गलत है, तो अशुद्धम। तौ एकस्मिन् गृहे एकम कूपम एकम नरम अपश्यताम। उन्होंने किसी एक घर में एक आदमी को देखा, ये बात भी झूठ है। काकस्य गृहे मृत्तिकाया आसीत। कौवे का घर मिट्टी का था, ये बात सही है। चटका काकस्य सहर्षं स्वागतम करोति। चिड़िया कौवे का जो है वो सहर्ष स्वागत करती है, ये बात सही है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। वो दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है कुछ भी, ये इसी चैप्टर में इसी वाक्यों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट है। विशेष्य पदम चित्वा लिखंतु, ये आ सकता है मैचिट में, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करना है। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने विशेष्य पद यहाँ से छांट करके यहाँ लिखना है। भीषणे ग्रीष्म काले, अभिमानी काकः, खिन्ना चटका, नवीनम गृहम एकस्मिन् वृक्षे। विशेषण विशेष्य का मैंने आप लोगों को बताया था, एक ही नियम है क्या, दोनों शब्दों में समान विभक्ति, समान लिंग और समान वचन रहेगा, ठीक है। ये दोनों सप्तमी विभक्ति के हैं, ये दोनों पुल्लिंग हैं। खिन्ना चटका ये स्त्रीलिंग है, नवीनम गृहम ये नपुंसकलिंग है, एकस्मिन् वृक्ष ये दोनों सप्तमी विभक्ति के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 वर्ड में आंसर देना है। ये भी इसीलिए करा देती हूँ क्योंकि इसमें से आपके अनसीन पैसेज आ सकता है, और अनसीन पैसेज में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीन पैसेज। काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। कौवा और चिड़िया ने कहाँ पर एक सुंदर घर देखा, वृक्षे पेड़ पर। चटका कई स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया ने किन से अपना घर बनाया, त्रणई तिनकों से। का खिन्ना आसीत, कौन दुखी थी, चटका चिड़िया। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चिड़िया जो है कौवे को क्या छोड़ने के लिए बोल रही थी, चिंताम चिंता। क्वेश्चन नंबर 4 का 5, देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स ऐसा नहीं है कि पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आप ये मान के चलो आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस टाइप के कम से कम 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन की जो फॉर्म है, इसको समझ लो। तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कृत पदस्य क्रियापदम किम। देखो इसमें इन्होंने पूछ लिया कि तौ जो करता है, ये इसका क्रियापद को क्या है इस वाक्य में। तो क्रियापद कोई भी वाक्य हो, उसका कोई भी कर्ता पद हो, संज्ञा, ये जो धातु शब्द जो होते हैं वो सारे क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तऊ का जो है क्रियापद क्या है, अपश्यताम, ठीक है। यहाँ क्रियापद पूछा था तो अपश्यताम। मान लो वो यहाँ पर ये क्रियापद दे करके इसका कर्ता पूछ लेते तो आंसर हो जाता तऊ। अगर यहाँ विशेषण विशेष्य वाला शब्द पूछ लेते तो सुंदर गृहम, ठीक है। तो ये 4-5 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, क्रिया, अव्यय पद।
बस यही है कि ये बातें याद रखनी है। इनमें से कोई भी वाक्य दे करके कोई भी पूछा जा सकता है कि इसमें क्रियापद क्या है, इसमें अव्यय पद क्या है, इसमें कर्ता कौन है, इसमें विशेषण विशेष्य शब्द कौन से हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। हर किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रामर में क्या करना होता है, उसके नियम समझने होते हैं। नियम समझने के बाद उससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, उससे संबंधित आप उसको कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर पूर्ण वाक्य में देना है। नंबर 1, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काक चटका च किम अचिंत्यताम। सुंदर घर को देखकर कौवा और कोयल जो हैं क्या सोचने लगे, क्या सोचा उन्होंने। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंत्यताम किमर्थम ने आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत। सुंदर घर को देखकर उन दोनों ने सोचा क्यों न इतना सुंदर घर हमारा भी हो हमारे पास भी हो। क्वेश्चन नंबर 2, चटका काकस्य गृहम गत्वा किम कथयति। चिड़िया जो है कौवे के घर जा कर के क्या कहती है। चटका काकम कथयति भ्राते अस्मिन् भीषणे ग्रीष्म काले मम गृहम नष्टम अभवत्। चिड़िया जो है कौवे को जाकर कहती है कि भैया इस गर्मी के मौसम में, ऐसी भयानक गर्मी के समय में मेरा घर जो है वो नष्ट हो गया है। अभिमानी काक चटकाम किम एकथयत। और अभिमानी कौवे ने चिड़िया को क्या जवाब दिया। काक एकथयत गच्छ गच्छ अत्र स्थानम नास्ति कुत्रचित अन्यत्र गच्छ। और कौवे ने जवाब दिया कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम किसी दूसरे स्थान पर जाओ। काक लज्जित भूत्वा किम चिंत्यति। और कौवे ने लज्जित होकर के क्या सोचा। काक चिंत्यति अहम तो स्वार्थी अस्मि परम ऐसा उदार हृदय अस्ति। कौवे ने सोचा कि मैं तो स्वार्थी हूँ, लेकिन ये चिड़िया उदार हृदय है। ऐसा उसने कब सोचा, जब कौवे का घर नष्ट हो गया था और वो शरण के लिए चिड़िया के घर गया, तो चिड़िया ने सहर्ष उसका स्वागत किया। उसने उसको कोई शिकायत नहीं की कि मैं भी आपके पास आई थी, आपने मेरे को मना कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने उसका स्वागत किया। वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत। वर्षा होने के पश्चात या वर्षा का समय बीत जाने के पश्चात क्या हुआ। वर्षा कालात अनंतरम काक पुनः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति। वर्षा काल बीत जाने के बाद कौवे ने फिर से नए घर का निर्माण किया। तो इसमें से तो आपके क्वेश्चन वैसे छांटने आएंगे, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माण का। प्रत्येक पाठ से प्रश्न निर्माण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न निर्माण जो है 4 या 5 नंबर का आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। तो इसमें आप कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं होते कि आप सिर्फ उन्हीं से प्रश्न निर्माण होता है। प्रश्न निर्माण जितने भी शब्द रूप हैं उन सभी से प्रश्न निर्माण बनता है। प्रश्न निर्माण में क्या है, जो किम सर्वनाम शब्द है तीनों लिंगों में, बस हमने वो याद करना है। और फिर और जो शब्द रूप के जो भी शब्द रहेंगे उन्हीं के आधार पर जो है हमारे प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। एक और है जो स्थानवाची है, जैसे स्वनिवासम, ये स्थानवाची है, तो स्थानवाची कोई भी शब्द रहेगा तो उसके लिए कुत्र शब्द आएगा। ठीक है। ग्रीष्म काले, अब ग्रीष्म काले जो है सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो किम सर्वनाम शब्द से पुल्लिंग का लेंगे, तो किम सर्वनाम शब्द से सप्तमी विभक्ति से शब्द बनता है कस्मिन। चटकायः, ये चटका शब्द की पंचमी और षष्ठी विभक्ति का है, तो यहाँ किम सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द रूप से क्या आएगा, स्त्रीलिंग में कस्यः। चटका काकम, तो काकम जो है काक शब्द रूप की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है,
तो किम पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन का क्या शब्द है? कम। काकम, कोवे को, कम किसको। काक है नवीन गृहस्य। ये गृहस्य शब्द की क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो किम सर्वनाम शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है कस्य। ठीक है। अब इसके बाद ये कि कथा क्रमानुसारण, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो भी स्टोरी वाले चैप्टर हैं जितने भी, उनमें से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको आपने कथा को क्रम से लिखना है या स्टोरी को रीअरेंज करना होता है। तो इसमें हमारी स्टोरी के हिसाब से पहले नंबर पे आता है काका चटका च द्वे मित्र आस्ताम। कौवा और कोयल जो है वो दो मित्र थे। ग्रीष्म काले चटकाया त्रणय निर्मित गृहम नष्टम अभवत्। और गर्मी के मौसम में चिड़िया का जो तिनकों से बना हुआ घर था वो नष्ट हो गया था। अभिमानी काका चटकाया स्वगृह शरणम न अयच्छत। और अभिमानी कौवा जो था उसने चिड़िया को अपने घर में शरण नहीं दी। फिर नंबर 4 पर है वर्षा काले काकश्च मृत्तिकाया गृहम नष्टमभवत्। वर्षा काल में की वजह से कौवे का जो मिट्टी का घर था वो नष्ट हो गया था। उदार हृदय चटका काकश्च सहायम करोति येन काक लज्जित अभवत्। और उदार हृदय चिड़िया ने जो है कौवे की मदद की, जिस वजह से क्या है कौवा लज्जित हो गया। तो इस पाठ में से, प्रत्येक पाठ में से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्या? एक तो ये कथा क्रमानुसारण, अगर स्टोरी वाला चैप्टर है तो कथा क्रमानुसारण। दूसरा प्रश्न निर्माण, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर में। और एक ये इस प्रकार के क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 3, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। अब आ जाओ, अब ये प्रत्यय का है। ये प्रत्यय आपको 6th में भी करवाया था, 7th में और 8th में भी करवा दिया है। कत्वा प्रत्यय जो कि बहुत इजी है, सभी बच्चों को पता है इसके बारे में। ये कैसे है? देखो मैंने आपको बताया था धातु के साथ जुड़ करके ये कत्वा प्रत्यय लगता है। जब इसको धातु के साथ जोड़ते हैं तो इसके क का लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। जैसे पठ के साथ हमने कत्वा प्रत्यय को जोड़ा तो शब्द हमारा बनेगा पठित्वा। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ ई का आगम होता है और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ ई का आगम नहीं होता है। अब इसी के आधार पर हम इसका अभ्यास करेंगे। यहाँ क्लू बॉक्स में आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से छांट करके आप यहाँ भरोगे। ठीक है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय का क्या होता है कि एक वाक्य में कर्ता जो है 2 क्रिया करता है। तो जिस क्रिया को यानी जिस काम को कर्ता पहले कर चुका है उसमें हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो जैसे छात्र पाठम पठती, लेखम च लिखती। तो 2 काम किए यहाँ पर, पढ़ती और लिखती। तो पढ़ने वाला काम पहले हुआ, इसलिए यहाँ पर हम कत्वा प्रत्यय लगाकर इसका शब्द बनाएंगे पठित्वा। छात्र पाठम पठित्वा लेखम लिखती। छात्र पाठ को पढ़ करके लेख लिखता है। जनाः भ्रमन्ति वदन्ति च। अब यहाँ पहली क्रिया क्या है? भ्रमन्ति। तो भ्रमन्ति के स्थान पर भ्रमित्वा। कथयति,
और चलती। अब यहाँ पर कथयति पहली क्रिया है कि पिता कहते हैं और चलते हैं, तो पिता कथित्वा, पिता कहकर चलते हैं। गजः चलती खादती च। गजः चलती खादती च, हाथी चलता है और खाता है, तो पहले चलता है इसलिए चलित्वा। शिशु क्रीडति जलम च पीबती, शिशु खेलता है और पानी पीता है, तो पहले वो खेलने का काम करता है, तो क्रीडित्वा। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आपको समझाना चाहिए, पहले ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ और आप लोगों को ये समझ में भी आ चुका है। बालक गच्छति पाठम च पठति, लड़की जाती है और पाठ पढ़ती है, तो गच्छति में गत्वा। छात्रा नमति कथाम च कथयति, छात्रा नमस्कार करती है और कथा कहती है, तो पहले की क्रिया क्या है, नमति, तो नत्वा। नर्तक नृत्यति प्रसन्न च भवति, नर्तक जो है नृत्य करता है और खुश होता है। और नृत्यति नर्तित्वा। त्वं दुग्धम पीबसी, पीबसी पीत्वा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, पुरुष कोई भी हो, वचन कोई भी हो, उसमें क्या जब त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हम उस धातु के मूल शब्द को लेंगे। अब पीबसी शब्द दिया है तो ये मध्यम पुरुष का है, लेकिन धातु क्या है, पिब, ठीक है, तो उसके साथ त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पीत्वा। पश्यामि के साथ दृष्टवा। पश्यामि धातु को हम दो से लिखते हैं, पश्य और दृश्य। अब ये लय प्रत्यय भी है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लय प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय दोनों समान हैं, दोनों काम भूतकालवाची हैं, काम को करने के बाद इनका अर्थ होता है, लेकिन इसमें एक ही अंतर है, वो क्या है, लय प्रत्यय का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ धातु से पहले उपसर्ग होता है, और त्वा प्रत्यय जहाँ करते हैं वहाँ सिंपल धातु होती है, वहाँ पर उपसर्ग की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे यहाँ पठ धातु है और हमने यहाँ लय प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो यहाँ पहले सम उपसर्ग लिया है और क्या शब्द बनाया, समपठ्य। यहाँ गम धातु का लिया है, तो यहाँ पहले हमने उपसर्ग लगाया है, यहाँ हमने अब उपसर्ग लगाया है। भ्रम धातु है, यहाँ परि उपसर्ग लगा करके परिभ्रम्य। दा धातु के साथ प्र उपसर्ग लगा के प्रदाय। नम धातु के साथ प्र उपसर्ग लगाकर प्रणम्य। तज्य धातु के साथ परि उपसर्ग लगाकर परितज्य। तो लयप प्रत्यय का ल और प जो है इनका लोप हो जाएगा और सिर्फ यह शेष बचेगा, और लय प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रयोग करेंगे तब उस धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग होगा, और इसके जो शब्द बना हुआ होगा उसके आखिर में क्या होगा, ये, इसकी ये पहचान रहेगी। देखो ये, ठीक है। तो अगर ऐसा रहे तो आप उसको पहचान सकते हो कि ये लय प्रत्यय का उदाहरण है। अभी देखो यहाँ पर लयप और त्वा प्रत्यय दोनों का मिक्स करके एक्सरसाइज दी गई है। स ईश्वरम नत्वा, यहाँ क्या है, त्वा प्रत्यय। अब इस नत्वा को ही हम क्या करेंगे,
लय प्रत्यय लगाएंगे तो उसके साथ कोई ना कोई उपसर्ग लगेगा। तो नम धातु के साथ यहाँ प्र उपसर्ग और लय प्रत्यय, तो प्रनम्य। सह हसित्वा कथयति, वह हंसकर कहती है, तो हसित्वा, और इसके साथ जब हम ये लगा देंगे प्रत्यय लय प्रत्यय, तो प्र उपसर्ग लय प्रत्यय और हस धातु, तो शब्द बनेगा प्रहस्य। त्यक्त्वा, त्याग कर, तो यहाँ धातु क्या है, त्यज, त्यज धातु है। तो यहाँ हमने लयप प्रत्यय लगाया है परि उपसर्ग के साथ त्यज धातु में, तो शब्द बना परित्यज्य। यहाँ जैसे इक्षित्वा, इक्ष धातु है यहाँ पर, और यहाँ लय प्रत्यय और यहाँ निर उपसर्ग, निरीक्ष, यहाँ क्या शब्द हो जाएगा, निरीक्ष। ठीक है। अब ये है आप्त्वा, यानी इसमें आप धातु है, तो प्र उपसर्ग आप धातु और लय प्रत्यय, तो प्राप्य, प्राप्य प्राप्त करके। प्रसीदति होता है खुश होना, और इक्षति होता है इच्छा करना। ये देखना, और ये प्रकृति सौंदर्य में क्या जो है वह कन्या प्रकृति के सौंदर्य को देख करके खुश होती है। अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज भी इसी प्रकार से है। इसमें आपको ब्रैकेट में जो रेड इंक से लिखे गए हैं तो उनको जोड़ करके शब्द बनाना है। यहाँ उत उपसर्ग स्था धातु और लय प्रत्यय, तो क्या शब्द बना, उत्थाय। क्री धातु और कत्वा प्रत्यय कृत्वा, गम धातु कत्वा प्रत्यय गत्वा, क्री धातु कत्वा प्रत्यय कृत्वा, सम उपसर्ग आप धातु लय प्रत्यय समाप्य, पठ धातु कत्वा प्रत्यय पठित्वा, आ उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय आगम्य। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। कत्वा, तुमुन और लैप तीनों प्रत्यय बहुत ही आसान है, जो कि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। और इन वाक्यों में आपने कुछ नहीं करना, यहाँ इनको अलग करके दिया गया है, तो आप इनको जोड़ करके लिखोगे। क्री कत्वा कृत्वा, खेल प्लस कत्वा खेलित्वा, आ उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय आगम्य, फिर ये कृत्वा, अब ये आ जाता है भवत आप। ये है हमारा शब्द रूप। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग है। भवता का अर्थ है आप, और इसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अलग अलग इसके शब्द रूप हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले आगे देखो, पहले ये समझो, ये पुल्लिंग के लिए है भवान का, इसका भवतः का, और ये स्त्रीलिंग के लिए है। एक वचन के लिए भवान आप पुल्लिंग के लिए, भवती स्त्रीलिंग के लिए, दोनों का अर्थ है आप। द्विवचने भवन्तौ, ये पुल्लिंग के लिए है, भवत्यौ ये स्त्रीलिंग के लिए है, इसका अर्थ है आप दोनों। बहुवचने भवन्तः, ये पुल्लिंग के लिए, भवत्य ये स्त्रीलिंग के लिए, इसका अर्थ है आप सब। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। जब पुल्लिंग के एक वचन की बात करेगा तो आप भवान, द्विवचन की बात करेगा तो भवन्तौ, और बहुवचन की बात करेगा तो भवन्तः। जब स्त्रीलिंग के एक वचन की बात करेगा तो भवती, द्विवचन की बात करेगा भवत्यौ, और बहुवचन की बात करेगा तो
भवत्यम। देखो, त्वम के स्थान पर पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा भवान, युवाम के स्थान पर भवन्तौ, यूयम के स्थान पर भवन्तः। ऐसा क्यों? त्वम एक वचन का है, युवाम द्विवचन का है और यूयम बहुवचन का शब्द है। तो पुल्लिंग के लिए वही बात है मैंने बताया था, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। और ऐसे ही त्वम स्त्रीलिंग के लिए भवती, युवाम भवत्यौ, यूयम भवत्यम। तो इनके लिए रहेंगे ये शब्द। तो इसमें मेन आपको यही याद करना है। देखो, अभी हमने पढ़ा, उसी में बताती हूँ मैं आपको। अभी हमने पुल्लिंग का पढ़ा यूयम, यूयम के स्थान पे क्या है? भवन्त। अब इनको हम बदलते हैं यूयम शिक्षकः। तो यूयम के स्थान पे क्या करना था? भवन्तः शिक्षकः। युवाम शिक्षिके, युवाम। अब इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। तो युवाम यहाँ कहाँ है? ये रहा युवाम। युवाम के स्थान पर क्या है? भवत्यौ। तो यहाँ क्या है? भवत्यौ। तो ये थोड़ा सा याद करने का है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आएगी। देखो, लिंगम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। यहाँ लिंग लिख दिए गए हैं, यहाँ उनके वचन हैं। पहले पुल्लिंग का है भवान लिखती, भवन्तौ लिखत है, भवन्तः लिखन्ति। यानी ये क्रिया शब्द हमें एक दे देंगे, एक शब्द लिख करके ये हमें उसके बारे में हिंट दे देंगे और हमें उसका समझना है। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया स्त्रीलिंग और यहाँ धातु दे दी लिखती। अब ये आगे पीछे का हमने सारा भरना है। तो क्या है? भवती लिखती, भवत्यौ लिखत है, भवत्य लिखन्ति। भवती स्त्रीलिंग एक वचन, भवत्यौ स्त्रीलिंग द्विवचन और भवत्यः स्त्रीलिंग बहुवचन। अब यहाँ इन्होंने हमें ये दे दिया भवन्तौ चलत है। क्रिया शब्द तो दोनों के लिए समान ही प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये भवन्तौ जो है ये पुल्लिंग का शब्द लिख दिया इन्होंने, पुल्लिंग द्विवचन। तो पुल्लिंग द्विवचन के लिख दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमने यहाँ पर पुल्लिंग लिखना है और ये पुल्लिंग का बनाना है। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अब यहाँ इन्होंने दे दिया भवत्यौ, भवत्यौ स्त्रीलिंग का शब्द है। तो अब हम समझ गए कि हमने स्त्रीलिंग वाले शब्द बनाने हैं। तो ये भवती, भवत्यौ, भवत्यः। फिर अब इन्होंने यहाँ शब्द दे दिया भवती। इस भवती से हम समझ गए कि हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो यहाँ लिखा स्त्रीलिंग और फिर ये एक वचन का दे दिया। तो द्विवचन और बहुवचन क्रिया शब्द का भी और इस शब्द रूप का भी दोनों लिखेंगे। भवत्यौ खादतः, भवत्यः खादन्ति। अब यहाँ इन्होंने दे दिया भवत्य। भवत्य जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंगे। और फिर इसके तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में बनाएंगे भवती नमति, भवत्यौ नमतः, भवत्य नमन्ति। अब इन्होंने यहाँ दे दिया भवन्तः। भवन्तः का क्या अर्थ हुआ? क्या हुआ? वहाँ बैठ के बन। तो यहाँ भवन्त जो है ये पुल्लिंग का शब्द है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। और पुल्लिंग के ही एक वचन और द्विवचन के शब्द लिखेंगे भवान, भवन्तौ। ठीक है। अब नीचे इन्होंने एक एक्सरसाइज और दी है अलग प्रकार से। उसमें क्या किया है? इन्होंने हमें यहाँ हिंट दे दिया
यहाँ वाक्य लिख दिया, इस वाक्य को इस हिंट के अनुसार हमने उसको बदलना है। भवान क्या है, पुल्लिंग का है, इसको हमने स्त्रीलिंग में बदलना है। तो क्या, भवती किम करोति, भवान के स्थान पर भवती। त्वम कुत्र गच्छसि, यहाँ बहुवचने लिखना है। तो त्वम का बहुवचन क्या है, यूयम। त्वम युवाम यूयम होता है ना। अगर ये यूयम का है तो क्रिया शब्द भी यूयम के अनुसार ही रहेगी। तो यूयम कुत्र गच्छत है। यहाँ पर आएगा गच्छत है। भवत्या किमर्थम धावन्ति, ये इन्होंने बहुवचन का लिख दिया, हमने इसको एक वचन में बदलना है। तो भवती किमर्थम धावती, ये स्त्रीलिंग का था, तो इसको हमने इसमें स्त्रीलिंग एक वचन में बदल दिया। युवाम, ये द्विवचन का है, इसको एक वचन में करना है। तो क्या है इसका, त्वम चित्रम पश्यसि। अब यहाँ पे ये है भवन्तौ कदा पठत, इसको एक तो अगर इसमें कन्फ्यूजन इन्होंने दे दिया, इसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करो। हो सकता है वो ये देखना चाह रहे हों कि हमें ये अच्छे से समझ आया या नहीं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता है कि नहीं। तब तो आप इसको एज इट इज़ यूँ का यूँ लिख दो, क्योंकि ये पुल्लिंग में ही है तो पुल्लिंग में ही लिख दो। और अगर वो यहाँ लिख दे स्त्रीलिंग, तो ये भवन्तौ जो है ये द्विवचन का है पुल्लिंग में, तो इसमें स्त्रीलिंग का द्विवचन क्या आ जाएगा, भवत्यौ कदा पठत है। ठीक है, तो ये पाठ 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है ग्रामर के कार्य के साथ साथ, व्याकरण कार्य के साथ साथ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे और इन एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे।